हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी मेंटेनेंस पर मैं प्रैक्टिकली बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, मेंटेनेंस का जो मामला होता है, मेंटेनेंस के मामले में आप सभी लोग जानते हैं कि आज के सिनेरियो में लगभग ये हो रहा है कि मेंटेनेंस की राशि बांधी ही जाती है। आप कुछ भी कोर्ट में प्रूफ वगैरह देते हैं तो कोर्ट कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो एंट्री मेंटेनेंस है, इसको लगा देते हैं, फिर आप बाद में आगे ट्रायल में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन देखने में आता है कि एंट्री मेंटेनेंस बंद ही गया है। जैसे कि हाल ही में कुछ मामलों में यह देखा गया कि जहां पर पति की सैलरी कम है लेकिन मेंटेनेंस ज्यादा बांध दिया गया। अब एक मामला मैंने देखा, उसमें पत्नी भी पुलिस की जॉब में है, उसकी 35,000 पर मंथ प्लस सैलरी है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस बांध दिया गया। एक मामला भी हाल ही में मेरे हाथ से ऐसा निकला जिसमें पत्नी बायगेमी में है, लेकिन कोर्ट ने यहां तक पत्नी को नहीं कहा कि भाई आप अगर कह रही हैं कि आपका डाइवोर्स हो चुका है तो डाइवोर्स की डिक्री आप दिखाइए, उसके बाद मेंटेनेंस करती, पहले मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया गया। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आज के समय पे जो लोअर कोर्ट्स हैं वो लगभग हर केस में कुछ ना कुछ इंट्री मेंटेनेंस बांध ही रहे। ऐसे में पति के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यदि वो फाइनेंशियली वीक है या फिर इंट्री मेंटेनेंस तक पहुंचते पहुंचते 1-1.5 साल बीत चुका है तो उसका जो लंबा चौड़ा एरियर बन जाता है वो एकदम से कहां से दे। गवर्नमेंट जॉब में तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर उस मेंटेनेंस के लिए जो लेटर है वो उसके विभाग को भेज दिया जाता है कि भाई डायरेक्टली आप कोर्ट को दीजिए या फिर वाइफ के अकाउंट में जमा कीजिए। तो ऐसे में हस्बैंड कुछ कर ही नहीं पाता है, चाहे उसका मेंटेनेंस सही बंदा है या गलत बंदा है, या मेंटेनेंस देने के बाद उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा, बट किसी भी केस में उसके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। उसके हाथ में केवल कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। 6 चीजें मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है और आप अपने प्रिकॉशन के लिए जो भी कर सकते हो, बस भाई आज के समय पे इतना ही कर सकते हो। और सबसे पहली चीज ये, यदि आपकी पत्नी कहीं पर भी जॉब कर रही है तो भैया एफर्ट मारो, किसी भी तरह से मालूम करो कि वो कहां पर जॉब कर रही है, उसका सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा आपके अधिकतर पिटीशन में पत्नी अगर जॉब कर भी रही है तो वो ये लिखवाती है कि भाई मैं जॉब नहीं कर रही हूं। मैक्सिमम केसेज में यही आज के समय पे देखने में आ रहा है। तो यदि आपकी वाइफ ऑलरेडी वर्किंग है, अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी ले रही है, तो जल्दबाजी मत करिए मेंटेनेंस के केस में। जहां पर भी उसकी जॉब है या जैसे भी एनी हाउ ये मालूम कीजिए कि वो कहीं पे जहां जॉब करती है मालूम कीजिए, और उसके बाद आप उसकी सैलरी स्लिप या उसकी बैंक स्टेटमेंट या फिर उसका ऑफर लेटर, प्रपोजल लेटर, कुछ ना कुछ तो कोर्ट के सामने लाके दीजिए जिससे पता चले वो जॉब कर रही है। केवल आपके कहने से या आपके आक्रोश में आने से कोर्ट इस बात को नहीं मान लेगी। तो इसलिए आपने पूरी मेहनत करनी है। अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ झूठ बोल रही है, कोर्ट में एफिडेविट में गलत लिख रही है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, यदि आपकी वाइफ एडल्ट्री में है तो भैया एडल्ट्री का सबूत चाहिए। कई लोग इस बात पे लड़ते हैं कि ऐसा है कि हमारे पास तो फोटोग्राफ है, आप कह रहे हैं फोटो नहीं चलेगी। हम नहीं कह रहे, कोर्ट नहीं मान रही भाई। अगर कोर्ट नहीं मान रही तो आपका एडवोकेट क्या करेगा? वो ज्यादा ज्यादा आपके कहने पे आपकी फोटो लगा देगा वहां पे, कोर्ट उसको मानेगी नहीं, आपको क्या रिलीफ मिला? तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको रिलीफ चाहिए तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। जो कोई भी आपके काउंसिल होते हैं वो बहुत सारे मामले ऐसे देख चुके होते हैं कोर्ट में, उनको पता रहता है कि क्या चीज कोर्ट लेगी और क्या चीज कोर्ट नहीं लेगी। तो कम से कम आप थोड़ा सा सोचिए, केवल किताबों को पढ़ के मुकदमे नहीं लड़े जाते। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि फोटो कंसीडर नहीं करेगी तो इसका मतलब है फोटो कंसीडर नहीं करेगी। आप कोई चीज ऐसी लेकर के आइए जो एडल्ट्री को साबित करती हो। अब जिसे कोर्ट मानती है वो क्या हो सकता है? अब दोस्तों इसमें ऐसा हो सकता है कि यदि आपकी वाइफ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होटल में गई है, उस होटल का रिकॉर्ड अपने को मिल जाए, या फिर कोई आपत्तिजनक तस्वीर या वीडियो अपने को मिल जाए जिससे क्लियर पता चलता हो कि इनके बीच में गलत रिलेशन है, तो केवल तभी कोर्ट इसको एंटरटेन कर सकती है, अदरवाइज नहीं करती। और अभी हाल ही में एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जो मैंने जिस पर वीडियो भी बनाया था, उसमें आपने देखा भी होगा, कोर्ट ने मान भी लिया कि वाइफ एडल्ट्री में है, लेकिन कोर्ट ने कहा केवल एक एक्ट की वजह से मेंटेनेंस खारिज नहीं किया जा सकता। अगर वो लगातार कई बार एडल्ट्री के एक्ट होते तो फिर उसके मेंटेनेंस को खारिज किया जा सकता था, लेकिन केवल एक बार एडल्ट्री के एक्ट से ऐसा नहीं होगा। यानी ये कोर्ट का सिनेरियो है। तो अब आप सोचिए कि यदि आप अनावश्यक रूप से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं जी मेरे पास तो फोटो है, साबित कर दूंगा मैं, तो ऐसा नहीं होता। आपके कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप एडल्ट्री को साबित करना चाहते हैं तो एडल्ट्री के पुख्ता सबूत लेके आए, तभी एडल्ट्री के बेस में डाइवोर्स में जाएं और एडल्ट्री के बेस पे मेंटेनेंस को खारिज कराने की कोशिश करें, अदरवाइज आपका एफर्ट बेकार हो जाएगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा। तीसरी चीज, आप ये कहते हैं कि मेरी पत्नी तो खुद गई थी, जबकि पत्नी कह रही होती है कि नहीं मेरे को तो इन्होंने क्रूरता करके घर से निकाला था। अब इस बात को भी आपको साबित करना है, क्योंकि आप कहते हैं तो इससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि कोर्ट कहेगी कि भाई ये तो ये लिख रही है कि आपने निकाला, आप कह रहे हो खुद गई, हम क्या माने? हम तो एविडेंस के बेस पे मान सकते हैं ना। तो यदि आपके पास कोई एविडेंस है तो इसको लेकर के आइए एंट्री मेंटेनेंस से पहले कि देखिए ये खुद गई थी, ये इसका वीडियो है, सारा सामान पैक करके ले गई थी, या कुछ और जो भी आपके पास एविडेंस हो, केवल तभी आपके एंट्री मेंटेनेंस पे फर्क पड़ सकता है। हालांकि चांसेस ऐसे में भी बहुत कम रहते हैं, क्योंकि कोर्ट कहती है कि भाई वो खुद गई या आपने निकाला, ये ट्रायल का मैटर है, ट्रायल में देखेंगे, एंट्री मेंटेनेंस पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा। पांचवी चीज दोस्तों, एंट्री मेंटेनेंस हो गया, उसको भूल जाओ। ठीक है, जैसे फौजी होते हैं ना, आपने देखा होगा जब कोई वॉर होती है और उनके किसी साथी को गोली लग जाती है
तो अगर वो उस साथी की रिकवरी में लग जाएं जंग छोड़ करके, तो जंग हार जाएंगे। उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने दिल पे पत्थर रख के उस साथी को वहीं छोड़ना पड़ता है और आगे बढ़ के दुश्मन का सफाया करना पड़ता है। यही आपको लीगल में भी होता है। अगर आपके ऊपर एंट्री मेंटेनेंस का एक ऑर्डर हो गया और आप उस ऑर्डर को पकड़ के ऐसे बैठ गए, शोक मनाने बैठ गए, तो आप आगे लड़ नहीं पाओगे। भूल जाओ उसको, जो हो गया सो हो गया। वो आपको देना पड़ेगा टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस। लेकिन केस उसके बाद शुरू होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आएगी। उसके बाद लड़की ने जो कुछ भी पिटीशन में लिखा है वो सारा क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको उसके आंसर देने पड़ेंगे, जो वो नहीं दे पाएगी अगर उसने गलत लिखा है। तो वहां पर एक एक चीज आपका जो काउंसिल होगा वो पूछेगा और लड़की जो भी उसके आंसर देगी वो उसमें फंसेगी अगर उसने गलत बोला हुआ है। एफिडेविट में जो कुछ भी उसने बोला हुआ उसके सारे क्रॉस क्वेश्चन होंगे। यानी जो आपका केस है वो तो क्रॉस एग्जामिनेशन से शुरू होता है। तो वहां पे सारी चीजें निकलवा लीजिए, जो भी आपका काउंसिल होगा उससे बैठ के डिस्कस कीजिए और जो कुछ भी जितना भी निकलवा सकते हैं वो निकलवाइए अपने फेवर में। दोस्तों उससे ही आपका केस साबित हो सकता है और फाइनल जो आपका ऑर्डर होगा उसमें फर्क पड़ सकता है। मेंटेनेंस कम भी हो सकता है, खारिज भी हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों छठी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास जो भी एविडेंस है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। पहले तो जब आप एफिडेविट फाइल करते हो उसके साथ में ही जो भी आपके पास एविडेंस है, चाहे वो एडल्ट्री का है चाहे वो उसकी जॉब का है, तभी फाइल कर देना चाहिए। और उसके अलावा या तब अगर आप फाइल नहीं कर पाए हैं तो जब आपको एविडेंस का मौका मिलेगा, डिफेंस एविडेंस का, उस समय पे आप अपने सारे दस्तावेजी साक्ष्य जो कुछ भी आपके पास है, कोई एयर टिकट है, कोई पासपोर्ट है, कोई ट्रांजैक्शन है, एनीथिंग, वो सारे के सारे आप कोर्ट में सबमिट कीजिए जिससे कि आपको राहत मिले। तो दोस्तों ये कुछ 5-6 प्रैक्टिकल बातें मैंने आपको बताई है। अगर आप इनको ध्यान में रख करके चलते हैं तो ही पॉसिबिलिटी है कि आप अपने मेंटेनेंस को खत्म करा पाएं या फिर कम करा पाएं। और जो एंट्री मेंटेनेंस का आपका ऑर्डर हुआ है उसके खिलाफ अपील में जाएं। अगर वो बिल्कुल अनरीजनेबल है, आप नहीं दे सकते हैं, तो वहां से स्टे लेकर के आएं और कोशिश करें इन चीजों को सेटल डाउन करने की, इन चीजों को खत्म करने की। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।